नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। वसई विरार में 41 इमारतों पर जो तोड़क कार्रवाई हुई थी, उससे जुड़ा खास अपडेट जानने के लिए आपको बता दें, राज्य सरकार को वो दलीलें पेश करनी थी जिनके आधार पर उन 41 इमारतों के रहवासियों को रिहैब किया जाना था, यानी पुनर्वसित किया जाना था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कुछ और समय की मांग की गई है, जिसके चलते 21 अप्रैल तक का उन्हें समय दिया गया है। अब 21 अप्रैल तक राज्य सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है उन 41 इमारतों के रहवासियों को राहत पहुंचाने के लिए, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि नालासोपारा विधानसभा के विधायक राजन नाईक, इस समय जो विधानसभा सत्र चल रहा था बीते दिनों, उन्होंने इस पर आवाज भी उठाई थी। 41 इमारतों के मुद्दों पर उन्होंने मांग की थी उन रहवासियों को पुनर्वसित करने की कोई एक ठीक ठाक योजना बनाई जाए, इस पर उन्होंने मांग की थी। तो अब देखना ऐसा होगा कि जब विधायक मांग कर रहे हैं इस विषय पर, तो क्या राज्य सरकार इस पर ठोस कदम बढ़ चढ़कर उठाती है, कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे वाकई में उन रहवासियों को न्याय मिल सके जिनके ऊपर पूरी तरीके से बर्बरता के साथ में इस कार्रवाई के चलते अत्याचार किया गया था। सबसे पहले विधानसभा में चल रहे सेशन के दौरान राजन नाईक द्वारा 41 इमारतों पर किए गए सवाल और सेशन में इस मुद्दे पर हुई चर्चा को विस्तार से देखें, फिर करेंगे रुख खबर की ओर। महोदय, सन 2006-2009 या 3 वर्षाच्या कालखंडामध्ये तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेच्या हद्दीतील मौजे आचोळे येथील एसटीपी आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी आरक्षित असलेल्या खासगी जागेवर विकासकाने अनुकृत इमारती उभ्या करण्याचे काम केले। सन 2009 मध्ये महापालिका स्थापन झाल्यानंतर महापालिकेतर्फे त्या बिल्डिंगला घरपट्टी, पाणीपट्टी आकारण्यात आली व इतर नागरी सुविधा देण्यात आला। अध्यक्ष महोदय, येथील नागरिकांनी आपल्या कष्टाचे, मेहनतीचे पैसे लावून तेथे घर घेतले आणि ते सुखात राहत होते। अध्यक्ष महोदय, परंतु 2022 मध्ये त्या जागा मालकाने आपल्या प्रतिनिधीतर्फे न्यायालयात धाव घेऊन माझ्या जागेवर अधिकृत बांधकाम झाल्याचे सांगितले। न्यायालयाने ह्या इमारती आरक्षित जागेवर अनधिकृतरित्या उभारल्या गेल्यामुळे तोडण्याचे आदेश दिले। या आदेशाचे पालन करत महापालिकेने इमारतीवर तोडक कारवाई केली। अध्यक्ष महोदय, राजन नाईक, प्रश्न विचारा, तुमचा प्रश्न सुटेल। प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न आहे। या आदेशात रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयात गेले, सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश कायम ठेवत त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का याची शक्यता ही तपासून पाहण्याचे सांगितले। माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की येथील लोकांचे पुनर्वसन केले पाहिजे। 2 वर्षापूर्वी म्हणजे 2 दिवसापूर्वी कल्याण डोंबिवलीमध्ये, जसा कल्याणी डोंबिवलीमध्ये जी 65 बिल्डिंग होत्या त्या संदर्भात तो निर्णय झाला। त्या संदर्भात 3 निर्णय झाले। एक, तिथे जर अनधिकृत इमारती असतील त्या अधिकृत कशा प्रकारे केल्या जातील ह्याविषयी चर्चा झाली। ज्या बिल्डिंग अनधिकृत आहेत परंतु आरक्षित जागेवर आहेत तर तिथले आरक्षण हटवण्याच्या दृष्टीने विचार झाला। त्याचप्रमाणे ज्या जमिनी, ज्या बिल्डिंग तोडता येणार नाहीत, इल्लीगल पण तोडता येईल, तिथे पुनर्वसन कसं करता येईल ह्या दृष्टीने विचार झाला। त्याचप्रमाणे माझ्या नालासोपारा मतदारसंघातील हे जवळजवळ 2,500 कुटुंब आहेत, त्याचाही विचार पुनर्वसनासाठी करण्यात यावा, ही एक माझी आग्रही मागणी आदरणीय मंत्री महोदयाकडे राहील। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी वसई विरार महानगरपालिकेतल्या घरांबद्दल जो या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित केलाय, एक पहिली गोष्ट अशी की त्यांनी स्वतःच सांगितलं की ही महानगरपालिका 3 जुलै 2009 ला स्थापन झाली आणि त्याच्या अगोदर सिडको असताना त्या संपूर्ण परिसरामध्ये जवळजवळ 41 इमारती त्या तिथे बांधल्या गेल्या। त्याच्यानंतर महानगरपालिका झाली, महानगरपालिकेनं पाणी जोडलं, सगळं झालं, परंतु सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट असे निर्देश दिले की हे अनधिकृत बांधकाम आहे, त्याच्यामुळं तिथे जे काही सुमारे 8,000 लोक राहतात त्यांची घरं डिमॉलिश करावी अशा पद्धतीनं स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाचे होते। त्या पद्धतीने ही कारवाई झालेली आहे। परंतु सन्मान्य सदस्यांनी जे उदाहरण दिलं ते उदाहरण आणि हे याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे। याच्यामध्ये विकास जर करायचा असेल आणि त्यांचं पुन्हा त्यांना घरं द्यायची असतील तर याच्यामध्ये मला असं वाटतं की महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे साहेबांनी काही दिवसापूर्वी एक बैठक घेतलेली आहे एक धोरण निश्चित करण्यासाठी। त्याच्यासाठी काहीतरी धोरण निश्चित करावं लागेल। त्यासाठी म्हाडाला बरोबर घ्यावं लागेल, सिडकोला बरोबर घ्यावं लागेल, त्या सगळ्या एजन्सीना बरोबर घेऊन हे आपण पुनर्वसन करू शकतो का
याची तपासणी करावी लागेल आणि तपासणीनंतरच योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल. परागळवणे. मंत्री महोदयांनी आताही म्हटलंय, लेखी उत्तरात सुद्धा दिलं की या संदर्भामध्ये कुठलंही धोरण नाही. मुळात अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ह्या इमारती पाडल्या खरं आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः ह्याच आदेशामध्ये असे निर्देश दिले की यांचं पुनर्वसन करता येऊ शकतं का याची पडताळणी प्राधिकरणाने करावी. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे सुद्धा म्हटलंय की यांचं पुनर्वसन करावं. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये काय ही सगळी मिलीभगत आहे. मालकाला माहित नव्हतं का की इथे इमारत बनते आहे, इमारत बनवू द्यायची, इमारत स्वतः बांधण्यामध्ये संगनमतामध्ये भाग घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर पुन्हा सुप्रीम कोर्टापर्यंत जायचा आणि इमारत पाडण्यासाठीचे आदेश आणायचे. हा खेळ अध्यक्ष महोदय आहे. मला या निमित्ताने ही सूचना करायची आहे. हा आरक्षित भूखंड आहे, हा आरक्षित भूखंड आहे, परंतु अद्यापही संपादन झालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण जाणता की संपादन जेव्हा होतं तेव्हा त्याच्यावर जर का काही स्ट्रक्चर्स असतील तर त्यांच्या पुनर्वसनाचा जो कॉस्ट आहे तो कमी करून मालकाला दिला जातो. आणि त्यामुळे या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या जे लोक तिकडे होते त्यांची जबाबदारी ही मालकाची होती. मालकाने तिकडे इमारती होऊ दिल्या तेव्हा कुठलीही तक्रार केली नाही. आणि त्यामुळं पहिला प्रश्न की या भूखंडांच्या संपादनाची कारवाई शासन करणार का, नंबर 1. आणि नंबर 2, ते संपादन करत असताना मालकाकडून हा पुनर्वसनाचा खर्च वसूल होणार असल्यामुळे या बाधित लोकांनाचं पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकार घेणार का आणि त्यासाठी धोरण बनवणार का. महोदय, मी सुरुवातीला जसं सांगितलं की यांचं जर पुनर्वसन करायचं असेल तर याच्यासाठी एक धोरण बनवावं लागेल. सगळ्या एजन्सी ज्या आहेत जी घरं देतात त्या सगळ्या एजन्सींना सोबत घ्यावं लागेल आणि त्याच्यानंतर एक विस्तृत धोरण बनवूनच योग्य ती कारवाई करणं याच्यावर योग्य ठरेल. म्हणून मी असं म्हटलं की धोरण करण्याच्या संदर्भामध्ये शासन त्याच्यामध्ये निर्णय करेल आणि धोरणानंतर नक्की त्याच्यामध्ये काय आहे हे बघूनच धोरण निश्चित करावं लागेल. कारण ही महानगरपालिका कधी झाली, हे आरक्षण कधी होतं, आरक्षणावर कोणी बांधलं, हे सगळं रेकॉर्ड सुप्रीम कोर्टाकडे आहे. आणि सुप्रीम कोर्टानं थेट हा निर्णय दिला नव्हता. जो उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला होता त्याच्या विरोधात काही मंडळी गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवलेला होता. आणि त्याच्यामध्ये पुनर्वसनाच्या बाबतीमध्ये सरकारनं असं म्हटलेलं आहे की पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीमध्ये योग्य तो निर्णय हे घेणार आहे, परंतु धोरणच नाही. त्याच्यामुळे धोरण निश्चित करावं लागेल आणि धोरणासाठी योग्य ती कारवाई करू. धन्यवाद. राजन नाईक, झालाय प्रश्न. हे केवळ मंत्री महोदय, स्पेशल लीव्ह पिटिशन मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले त्या संदर्भामधली बैठक आपण ज्या धोरण ठरवायची आहे ती आपण किती दिवसात घेणार, म्हणजे जवळजवळ 2,500 परिवार यांच्यासाठी हा प्रश्न जिव्हाळाचा आहे. घरं तुटलेली आहेत, तर आपण त्याच्या संदर्भात महिनाभरात 1 महिन्याचा आत धोरणासाठीची बैठक घ्यावी आणि ती सुरुवात करावी. अध्यक्ष महोदय, चलिए, देर आए दुरुस्त आए। नालासोपारा के विधायक राजन नाईक ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 41 इमारतों के मुद्दे पर आवाज तो उठाई, क्योंकि इससे पहले इस मुद्दे पर से दोनों विधायक पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। चूंकि अब विजय लक्ष्मी नगर के रहवासियों को पुनर्वसित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है, ये हाईकोर्ट की पिछली सुनवाई में तय हुआ था, जिसके बाद 25 मार्च को राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करना था। लेकिन राज्य सरकार ने इन रहवासियों को पुनर्वसित करने के लिए नीति निर्धारण में और समय की मांग की है। अब ऐसे में सुनिए 41 इमारत के हक की लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता चेतन भोईर ने कोर्ट में हुई सुनवाई के विषय में क्या कुछ बताया है। स्टेट ने अपना कुछ रिप्लाई दिया नहीं, उन्होंने और तारीख मांगी, मतलब और कुछ दिन मांगे, तो हाईकोर्ट ने उनको 21 अप्रैल तक तारीख दी, मतलब ये नेक्स्ट डेट 21 अप्रैल का बताया और उनको 2 वीक के अंदर उनका रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला है। हम लोग को भी रीजॉइंडर देने का, बट कुछ टेक्निकली मिस्टेक आ रहे, कुछ हम लोग को पेपर अवेलेबल नहीं मिले। हम लोग ने माहिती का अधिकार डाला है कॉरपोरेशन में, अभी तक हम लोग को प्रोवाइड नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग भी रीजॉइंडर नहीं दे पाए। अपने को सबको पता है कि जो स्कूल चल रही थी सेंट मदर तेरेसा, उनके जो प्रिंसिपल थे शायद उनका नाम निशा मैडम है, मैंने उनको कांटेक्ट किया कि स्कूल के बारे में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी बच्चों का लिस्ट है हम लोग को दे दो, ताकि हम लोग हाई कोर्ट में दिखाए कि हम लोग के इतने इतने बच्चे लोग पढ़ रहे थे। बट मैडम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और बाद में मेरे को पता चला, बाकी मेरे उधर क्लाइंट्स है, लोग हैं, विजय महेश्वरी वगैरह सब लोग हैं, उन्होंने बोला क्या
हमारे बच्चे लोग से अभी भी स्कूल डिमोलेशन होने के बाद भी हम लोग से फीस मांग रही है। मार्च से लग अपना आप पेमेंट, अपना जो फीस है वो कंप्लीट करो। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको एलसी लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। इतना बड़ा स्कूल के जो मैनेजमेंट है, स्कूल के प्रिंसिपल है, स्कूल के टीचर्स है, ये बच्चे लोग के ऊपर इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इससे पहले विधानसभा सत्र में कुछ दिनों पहले राजन नाईक जो आमदार है नालासोपारा विधानसभा से, उन्होंने 41 इमारत के मुद्दे को उठाया था, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सबने देखा सोशल मीडिया पे कि आमदार साहब ने जो 41 बिल्डिंग का जो मुद्दा है वो विधान सभा जो चल रही थी विधान भवन में, उधर मुद्दा उठाया। बट मेरे को लगता है वो मुद्दा उठाया बहुत अच्छी बात है, हम उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो मुद्दा है आप बहुत पहले उठाना मांगता था। आपने जब भी, हम लोग सब न्यूज़ देखते तो आपने जब भी इलेक्शन का माहौल चल रहा था तभी बताया था कि किसी भी बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मैं खुद सरकार से झगड़ा करूंगा। बट जब भी बिल्डिंग तोड़ी गई तभी आपको क्वेश्चन पूछा लोगों ने मीडिया के माध्यम से, तभी आपने पूछा अभी कोर्ट का मामला हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अगर उसी टाइम कुछ करते थे, आप तो एमएलए, आप कुछ करते थे, सरकार पर प्रेशर डालते थे, वही बात कोर्ट तक जाती थी, शायद ये बिल्डिंग बच जाती थी। और डिमोलेशन के बाद हम लोग रिहैबिलिटेशन के लिए जा रहे हैं। अभी इन लोग को रिहैबिलिटेशन स्टेट कैसा करते, क्या करते, स्टेट के जो स्पीकर थे उन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर वो धोरण कुछ लागू कर रहे। तो अभी देखते हैं ये लोग स्टेट क्या धोरण लागू करते हैं, और हाईकोर्ट भी उनको निर्देश दे देंगे कैसा करना है, क्या करना है। अगली सुनवाई में कुछ ठोस कदम निकलता है या फिर तारीख पर तारीख वाली पटकथा दोहराई जाती है, ये सब कुछ देखना होगा। अब इंतजार है तो 21 अप्रैल यानी अगली सुनवाई का। आज के लिए इतना ही। बने रहे, देखते रहे नेशन नाउ 9।